सो हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। पिछले कुछ वीडियो लेक्चर्स में हमने कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए हैं वो सुन लो ज़रा। हमने टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कंप्लीट कर लिया है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम और उसके पार्ट्स पढ़ लिए हैं, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग कर लिया है, वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ हैं वो कवर किया है पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर। आज की क्लास के अंदर हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में सबसे बेसिक बात जो कि हमने पहले भी लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करी है वो क्या है? वो बात ये है कि आपके जो लंग्स हैं, ठीक है, एज यू कैन सी ओवर हियर, आपके जो लंग्स हैं ये आपकी ब्लड कैपिलरीज को और यू कैन से ब्लड को जो गैस प्रोवाइड करते हैं उस गैस का नाम है बेटा ऑक्सीजन। तो जो ऑक्सीजन है वो अपने हाई कंसंट्रेशन से जो कि आपके एल्वेलाई के अंदर लंग्स की एल्वेलाई में रहता है वहाँ से कहाँ जाता है? आपके कैपिलरीज के अंदर। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में से निकल कर कहाँ चली जाती है? लंग्स में। तो इसका मतलब लंग्स के पास जो कैपिलरी ब्लड लेकर आती है उस पे जो ब्लड आता है वो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जब ये ब्लड आपके लंग्स से होकर पास होता है और लंग से बाहर आएगा तो ये ब्लड क्या निकलेगा? आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्योंकि इस ब्लड के अंदर क्या किया है? लंग्स ने ऑक्सीजन प्रोवाइड करी है और इससे कार्बन डाइऑक्साइड छीन ली तो ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो चुका है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहाँ पहुंचेगा? थ्रू हार्ट। हार्ट से होता हुआ कहाँ जाएगा? आपके टिश्यूज पे। तो दिस इज टिश्यू। तो आपकी बॉडी का जो एक एक ऑर्गन है उसको हम टिश्यू बोल रहे हैं, या आपकी बॉडी का जो एक एक टिश्यू है उस तक ये ब्लड क्या करेगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट क्या होगा? बहुत ज़्यादा। यहां से ऑक्सीजन कहाँ पहुंचेगी? यहां से ऑक्सीजन पहुंचेगी टिश्यू में, और टिश्यू से कौन सी गैस निकल के आएगी आपके ब्लड के अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड। अब टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड क्यों आ रही है आपके ब्लड के अंदर? क्योंकि टिश्यू में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो रही है जिसका नाम है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि सेल्युलर रेस्पिरेशन के अंदर जो रिक्वायर्ड गैस होती है वो है ऑक्सीजन, और जो प्रोड्यूस गैस होती है वो है CO2। इसलिए टिश्यू में हमेशा ऑक्सीजन की कमी रहेगी क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ यूज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा एक्सेस में रहेगा। तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड निकल के जाएगा आपके ब्लड में, और क्योंकि ब्लड ऑक्सीजनेटेड है जो टिश्यू के पास आ रहा है तो ऑक्सीजन अपनी हाई कंसंट्रेशन से निकल के कहाँ आएगा? टिश्यू के अंदर। ठीक है, और ये ब्लड जब टिश्यू को क्रॉस करेगा, अब ये ब्लड बन चुका है क्या? डीऑक्सीजनेटेड। क्योंकि इस ब्लड में से ऑक्सीजन निकल चुकी है और इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आ चुकी है। अब ये ब्लड कहाँ आएगा? वापस से लंग्स के पास। फिर से लंग्स क्या कर देंगे? इसको ऑक्सीजनेटेड कर देंगे, और फिर से टिश्यू के पास जाएगा तो टिश्यू क्या कर देंगे? डीऑक्सीजनेटेड कर देंगे। और ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो आपका लंग्स है उससे ब्लड निकल के सीधा टिश्यू के पास नहीं जाता है, बीच में आपका कनेक्टिंग ऑर्गन, पंपिंग ऑर्गन प्रेजेंट है जो कि क्या है? हार्ट। मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन प्रेजेंट है। तो पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट पे जाएगा, फिर हार्ट टिश्यू को सप्लाई करेगा, फिर टिश्यू हार्ट को सप्लाई करेंगे, फिर वापस से कहाँ जाएगा? वो आपके लंग्स के पास। ठीक है, तो ये हो गया एक ओवरव्यू जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे ब्लड ऑक्सीजनेटेड से डीऑक्सीजनेटेड होता है टिश्यू के लेवल पे और डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड होता है लंग्स के लेवल पे। ठीक है, अब हमको इस टॉपिक में और माइन्यूट लेवल पे जाके ये सोचना है कि एक्चुअल में यहां पर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हो क्यों रहा है। तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस का एक बहुत ही सिंपल सा फंडा है। अगर आप मेरे से रीजन पूछोगे कि डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होता क्यों है, तो मैं कहूंगा ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट। क्यों होता है? ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट। कि एक गैस अपने हाई प्रेशर से निकल के अपने लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। और एक गैस का प्रेशर क्रिएट कैसे होता है? तो एक गैस का प्रेशर क्रिएट होता है अपनी कॉन्सेंट्रेशन की वजह से। जितनी ज़्यादा गैस की कॉन्सेंट्रेशन होगी उतने ज़्यादा गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ही उस गैस का क्या बनेगा? प्रेशर बनेगा। लेकिन जब भी हम एटमॉस्फेयर या हम अपना ब्रीदिंग चैप्टर पढ़ते हैं तो हम किसी भी प्योर गैस से हम डील नहीं करते हैं कभी भी। मैं कहना क्या चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब आपके एटमॉस्फेयर की गैस आपके लंग्स ने ली तो क्या लंग्स के अंदर सिर्फ कोई प्योर गैस, प्योर ऑक्सीजन पहुंची या प्योर कार्बन डाइऑक्साइड पहुंची? आंसर इज नो। एटमॉस्फेयर से आपके लंग्स के अंदर पहुंचा मिक्सचर ऑफ गैस।
मिक्सचर ऑफ गैस। और मिक्सचर ऑफ गैस में हो सकता है कि एक गैस ज़्यादा हो, जैसे कि मैं एटमॉस्फेयर की बात करूं तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, मतलब आपका जो ऑक्सीजन होगा वो ज़्यादा प्रेशर लगा रहा होगा क्योंकि इसके मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं इस गैस के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। इसी के लिए हम एक कॉन्सेप्ट और एक एक डेफिनेशन लेकर आए जिसका नाम है पार्शियल प्रेशर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्शियल प्रेशर? अगर आप नाम ही सोच लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक प्रेशर, एक गैस का एक मिक्सचर के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन है, उसको कहते हैं हम क्या? पार्शियल प्रेशर। एनसीईआरटी की डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या बोल रही है एनसीईआरटी की डेफिनेशन? इट इज द प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर। जैसे आप एटमॉस्फेयर एक मिक्सचर ऑफ गैस है, उसके अंदर सिर्फ ऑक्सीजन का आप क्या निकालना चाह रहे हो? कंट्रीब्यूशन, तो वो कहलाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अगर मैं बात करूं एक मिक्सचर ऑफ गैस की, जैसे यहां पे येलो वाली गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, पिंक वाली गैस के मॉलिक्यूल्स भी मैंने भर दिए, लेट अस कंसिडर, और आपको यहां पर दिख रहा है कि पिंक वाली गैस मैंने ज़्यादा बनाए उसके मॉलिक्यूल्स, तो इस गैस में पक्का पिंक वाली गैस का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा और येलो वाली गैस का पार्शियल प्रेशर क्या होगा? कम होगा। तो सिंपल सा फंडा है, एक मिक्सचर ऑफ गैस में जिस भी गैस का अमाउंट ज़्यादा, कंसंट्रेशन ज़्यादा, उसका पार्शियल प्रेशर, उसका कंट्रीब्यूशन उस गैस के प्रेशर में ज़्यादा। ठीक है, सिंपल फंडा है, कंसंट्रेशन ज़्यादा तो पार्शियल प्रेशर भी ज़्यादा। और पार्शियल प्रेशर को डिनोट कैसे करते हैं? तो पार्शियल प्रेशर इज रिप्रेजेंटेड एज, अगर आपको ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर दिखाना है तो P स्मॉल O2, और अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड का दिखाना है तो P स्मॉल CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर भी पता चल गया आपको और ऑक्सीजन का भी पता चल गया कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम। ठीक है, और ये पार्शियल प्रेशर क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ब्रीदिंग चैप्टर में या एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अंदर हम इन पार्शियल प्रेशर को क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि एक गैस हमेशा अपने हाई पार्शियल प्रेशर से, कहाँ पर, जैसे कि मैं ऑक्सीजन का एग्जाम्पल ले लूँ तो ऑक्सीजन हमेशा अपने हाई पार्शियल प्रेशर से अपने लो पार्शियल प्रेशर की तरफ मूव करेगी, ये आपको याद रखना है। सिमिलर फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका मतलब आप किसका प्रेशर देखोगे? उस मिक्सचर ऑफ गैस का टोटल प्रेशर देखोगे कि गैस कहाँ पे जाएगी, या फिर इंडिविजुअली गैस को देख के पता करना पड़ेगा कि किस मिक्सचर में ऑक्सीजन अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड अपने हाई कंसंट्रेशन से कहाँ जाएगी? लो कंसंट्रेशन की तरफ। इतनी बात आपको ध्यान से सुननी है। ये वाली डेफिनेशन एनसीईआरटी में दी हुई है पार्शियल प्रेशर की, तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए एक क्वेश्चन है आपके सामने कि मैंने आपके सामने दो चेंबर्स ले लिए गैस के और इनको लेट अस कंसिडर मैंने बीच में एक डिफ्यूजन मेम्ब्रेन से कनेक्ट कर दिया। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन मतलब ऐसी मेम्ब्रेन जिसके थ्रू डिफ्यूजन पॉसिबल है। अब आप खुद सोचो, मैंने एक मिक्सचर लिया, दिस इज ए मिक्सचर ऑफ गैस, दिस इज बी मिक्सचर ऑफ गैस, और मैंने इन दोनों को डिफ्यूजन मेम्ब्रेन से जब कनेक्ट किया और यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया मैंने कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है 104 mm ऑफ Hg। mm ऑफ Hg बेटा एक यूनिट होती है प्रेशर की, विच इज मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, mm ऑफ Hg। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इस मिक्सचर ऑफ गैस में कितना है? 40। अब बेसिकली मेरे को एक ही मिक्सचर में बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, क्या ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है? आपको देख के क्या लग रहा है? तो आप यहाँ पर होपफुली इमेजिन कर पा रहे हो कि इस मिक्सचर के अंदर क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा दी हुई है तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन भी क्या होगी? ज़्यादा। सिमिलरली दूसरे मिक्सचर के अंदर मैं अगर आपसे पूछूं कि आपको कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा है या फिर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, तो क्या आप आंसर करोगे? तो चेक करो, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है इस मिक्सचर का 40 और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है 45। तो यू कैन गेट द आंसर कि यहाँ पर क्या हो सकता है आपका कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या रहेगा यहाँ पर ज़्यादा, इस वजह से यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन किस गैस की ज़्यादा है ये भी समझ में आ गया, पार्शियल प्रेशर कौन सा ज़्यादा है ये भी समझ में आ गया। तो अब आप मेरे को बताओ कि A to B कौन सी गैस मूव करेगी? तो अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, अपने हाई प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ ऑक्सीजन मूव करेगी फ्रॉम A to B। और B to A कौन मूव करेगी? अपने हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड मूव करेगी। ठीक है, CO2 मूव करेगी। तो बस ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो अगर आपने समझ लिया तो ये टॉपिक आप उड़ा दोगे एकदम मस्त। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट था कि हर एक गैस, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की का पार्शियल प्रेशर चेक करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर चेक करोगे, और दोनों में से आप चेक करोगे कि ऑक्सीजन अपने हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर जाए और कार्बन डाइऑक्साइड भी अपने हाई पार्शियल प्रेशर से कहाँ जाए? लो पार्शियल प्रेशर जाए।
इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद हम यहाँ पर एनसीईआरटी का ही एक डायग्राम समझते हैं, जिसके बाद आपको होपफुली पार्शियल प्रेशर भी याद हो जाएंगे और रटने नहीं पड़ेंगे आपको चार्ट को देखकर। बस कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होने लगेंगी। तो देखो, अगर मैं एल्वियोलाई की बात करूं बेटा, तो एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो होता है 104 mmHg। ठीक है, यूनिट mm ऑफ मर्क्यूरी ही रहेगा, आपको ये बात याद रखनी है। और अगर मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो ये होता है 40 mmHg। तो इसका मतलब ऑब्वियस ही बात है, आपकी एल्वियोलाई में जो एयर आ रही है वो एटमॉस्फेयर से आ रही है और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। इस वजह से पार्शियल प्रेशर जो एल्वियोलाई के अंदर होगा वो भी ऑक्सीजन का क्या होगा, ज़्यादा, एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर। ठीक है, और ये जो मैंने आपके सामने ये कैपिलरीज ली हैं, ये आपके एल्वियोलाई की कैपिलरीज है। और याद करो कि मैंने आपको सबसे पहले लेक्चर के अंदर एल्वियोलाई का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ाया था, जहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पर डिफ्यूजन मेम्ब्रेन आती है। ठीक है, यहाँ पे डिफ्यूजन मेम्ब्रेन या बेसमेंट मेम्ब्रेन आती है, जिसके थ्रू डिफ्यूजन पॉसिबल है। ये मेम्ब्रेन में क्या क्या प्रेजेंट होगा, इस मेम्ब्रेन में एल्वियोलाई का एपिथेलियम प्रेजेंट होगा, आपकी कैपिलरीज की वॉल होगी जिसको हम एंडोथीलियम कहते हैं, और बीच में बेटा क्या प्रेजेंट होगा, बेसमेंट सब्सटेंस। पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, बेसमेंट सब्सटेंस होगा। और आपकी इन कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड आ रहा है बेटा, ठीक है, जो ब्लड आ रहा है आपकी एल्वियोलाई पे, क्योंकि एल्वियोलाई लंग्स का पार्ट है, तो लंग्स पे जो ब्लड आता है वो कैसा ब्लड आता है, वो आता है डीऑक्सीजनेटेड। तो यहां पे जो ब्लड आएगा वो क्या आएगा, डीऑक्सीजनेटेड। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में आपको याद रखना है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का 45 mmHg, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है ब्लड का 40 mmHg। ठीक है, अब आप खुद सोचो, अगर यहाँ पे डिफ्यूजन पॉसिबल है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके एल्वियोलाई से क्या रहेगा, कांटेक्ट में रहेगा, और यहाँ पे डिफ्यूजन हो सकता है, तो ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ पे मूव करेगी, एल्वियोलाई से मूव करेगी बेटा। ऑक्सीजन कहाँ पे, ऑक्सीजन मूव कर जाएगी एल्वियोलाई से आपके ब्लड के अंदर। ठीक है, ये जो कैपिलरीज के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है वहाँ पे, क्योंकि अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कहाँ ज़्यादा है, चेक करो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 45 है, एल्वियोलाई के अंदर 40 है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मूव कर जाएगी किधर, आपके कार्बन डाइऑक्साइड मूव कर जाएगी फ्रॉम कैपिलरी टू दी एल्वियोलाई। और यहाँ से जो ब्लड निकलेगा बेटा, अब ये ब्लड होगा आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड में अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मैं बताऊं आपको तो ये है 95, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बताऊं तो ये हो गया 40। अब आप चेक करो जरा, आप ये बात अच्छे से इमेजिन कर पा रहे हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, उसके ऑक्सीजनेटेड होने के बाद चेक करो, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया, कम हो गया, आई एम सॉरी। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, कम हो गया, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि एल्वियोलाई से ऑक्सीजन ले ली ब्लड ने और कार्बन डाइऑक्साइड दे दी, तो कंसंट्रेशन भी कम हो गई कार्बन डाइऑक्साइड की, क्योंकि दे दी, तो देखो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर भी कम हो गया। ठीक है, तो आप रिलेट कर पा रहे हो होपफुली मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। और यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, बढ़ गई, क्योंकि एल्वियोलाई से ऑक्सीजन ले ली और अब ब्लड ऑक्सीजनेटेड भी है, तो देखो पार्शियल प्रेशर बढ़ गया। ठीक है, तो अब यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब हार्ट के थ्रू होता हुआ टिश्यू में जाएगा, तो टिश्यू में जो कैपिलरीज होंगी उनमें जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचेगा, तो आप इमेजिन कर पा रहे हो कि जो टिश्यू है, अब टिश्यू के अंदर भी पार्शियल प्रेशर आपको पता होना चाहिए, लेकिन आपको याद रखना है टिश्यू के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बहुत कम रहता है, 40 mmHg के आसपास रहता है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो टिश्यू में रहता है वो ज़्यादा रहता है। क्यों, क्योंकि टिश्यू के अंदर ही तो सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही है, सेल्स के अंदर हो रही है, तो वो जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगी, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का ओवरऑल लेवल क्या रहेगा, यहाँ पे ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो कितना रहता है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर, 45। अब आपको कुछ नहीं करना है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बताओ कहाँ ज़्यादा है, क्या टिश्यू में 40 ज़्यादा है या ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 ज़्यादा है, तो बिल्कुल सही, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन कहाँ चली जाएगी, ऑक्सीजन जंप करके चली जाएगी आपके टिश्यूज़ के अंदर। और सोचो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कहाँ ज़्यादा है, अगर मैं आपसे पूछूं तो यू विल बी एबल टू आंसर कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल 45 है टिश्यू के अंदर और 40 है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि टिश्यू से निकलकर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ चली जाएगी, आपके ब्लड में। ठीक है, मतलब कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है वहाँ पर।
और इसके बाद जो ब्लड निकलेगा वो कहलाएगा कौन सा ब्लड? डीऑक्सीनेटेड ब्लड। और वही डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? आपके एल्वियोलाई के लेवल पे। मेरी बात समझ में आ रही है? अब इसके अंदर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया कि एल्वियोलाई से ऑक्सीजन निकल कर कहाँ आएगी? ब्लड में। एल्वियोलाई से निकल के ब्लड में, और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से निकल के कहाँ जाएगी? एल्वियोलाई में। इसलिए आपका ब्लड ऑक्सीनेटेड हो जाएगा। फिर ये ऑक्सीनेटेड ब्लड जब टिश्यू पे आएगा तो उससे ऑक्सीजन निकल के टिश्यू में जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड निकल के कहाँ जाएगी? ब्लड में। तो आपका ब्लड वापस से डीऑक्सीनेट हो जाएगा। और इस पूरे ब्लड को फ्लो कराने के लिए बीच में जो ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है, विच इज द पंपिंग ऑर्गन, दैट इज हार्ट। ठीक है, तो इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है। अब आपको याद क्या करना है इसमें से मैं बता देता हूं। तो देखो, एक तो ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड याद रखना है। ठीक है, दूसरा एल्वियोलाई में याद रखना है, तीसरा टिश्यू में याद रखना है। ठीक है, ये आपको एनसीईआरटी में एक चार्ट भी दिया हुआ है जिससे आप याद कर सकते हो। अदरवाइज आप देखोगे तो यहाँ पे 3-4 नंबर ही हैं जो बहुत फेमस है। ध्यान से देखो, एक तो 40 और 45 कितने फेमस है? 40 40 40 40 45 चेक करो, 45 45 ये कितने फेमस है? बस दो ही यहाँ पे आपको अलग से नंबर दिख रहे हैं। एक ऑक्सीनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन 95 होता है और एक आपके एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन 104 होता है। तो अगर आपने 40 और 45 न्यूमेरिकल वैल्यू समझ ली तो उसके बाद कितना आसान हो जाएगा ये आप समझो जरा। बहुत ही आसान हो जाएंगी चीज़ें आपके लिए। अदरवाइज आप एनसीईआरटी का चार्ट भी देख लो। एनसीईआरटी ने बेटा ये टेबल बना रखा है जो कि आपसे एक्सपेक्टेड है कि आपको याद रहेगा, क्योंकि एमसीक्यू में इस पे क्वेश्चंस आते हैं भर भर के। तो आपको ध्यान से समझना है। ये रेस्पिरेटरी गैसेस दी हुई है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पर क्या दिया है? अलग अलग जगहों पे इनका पार्शियल प्रेशर, और ऊपर एनसीईआरटी ने मेंशन कर दिया है कि पार्शियल प्रेशर एमएमएचजी में है। ठीक है, अलग अलग पार्ट्स ऑफ आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। तो अगर मैं एटमॉस्फेरिक एयर की बात करूं तो मैंने आपको बताया था कि एटमॉस्फेयर के अंदर क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी क्या होगा? ज्यादा। कितना होता है? 159 एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप चेक करोगे तो 0.3 होता है पार्शियल प्रेशर किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का इन एटमॉस्फेयर। ठीक है, उसके बाद एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन हमने अभी पढ़ी 104 mmHg। एल्वियोलाई के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? 40। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो आप चेक करो, यहां पे एक जिगजैग पैटर्न बन रहा है। तो ये पैटर्न से भी आप याद कर सकते हो कि एल्वियोलाई के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन 40, ब्लड के अंदर जो डीऑक्सीनेटेड होता है ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन 40, ऑक्सीनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन 40, और टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन 40। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अभी अभी वहां से कंपेयर करके मैंने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड 45 और आपके डीऑक्सीनेटेड ब्लड में, और ऑक्सीजन जो होगा वो 95। एक ये ऑड नंबर आया आपके सामने, एक ही ऑड नंबर आया, और एटमॉस्फेरिक पे क्वेश्चन आएगा तो इसको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। बस आप इतना याद रख लेना कि कार्बन डाइऑक्साइड कम है बहुत तो उसकी कंसंट्रेशन भी बहुत कम होती है, 0.3 होती है आपकी वो पार्शियल प्रेशर, और ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा है तो कितनी होती है? 159 होती है। ठीक है, तो आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी जितनी भी मेहनत करनी है वो यहाँ पे करनी है, और उसमें से दो बातें बस याद रखनी है। कौन सी? एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन 104 और ऑक्सीनेटेड ब्लड के अंदर 95। दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, और यही इसी चीज़ का यूज़ मैंने कहाँ किया? ऊपर वाले चार्ट में किया। और मैं आपको एक ही बात सजेस्ट करूंगा कि आप ये वाला चार्ट एक बार अपने नोट्स के अंदर लिखो, एक दो बारी इसी चार्ट को प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद आप खुद सोचोगे कि एक्चुअल में आंसर आपको याद नहीं करना पड़ रहा है, अपने आप समझ में आ जा रहा है। ठीक है, कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्वियस सी बात है कि आपके डीऑक्सीनेटेड ब्लड में ज़्यादा होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड या तो 40 होगी या 45 होगी, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे 45 हो गई। और ऑक्सीजन क्या होगी? अगर कार्बन डाइऑक्साइड 45 है तो ऑक्सीजन 40 हो गई। सिंपल। और सोचो अगर ऑक्सीनेटेड ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड में 45 है कार्बन डाइऑक्साइड तो ऑक्सीनेटेड में तो कम होनी चाहिए ना, तो ऑक्सीनेटेड में 40 हो गई। बस ये दो चीज़ें याद हो गई तो बचा ही क्या? फिर तो टिश्यू बचा। और टिश्यू के अंदर बताओ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा कि ऑक्सीजन ज़्यादा? कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, तो 40 और 45 में से कार्बन डाइऑक्साइड को कौन सा नंबर दोगे? 45। और टिश्यू को कौन सा नंबर दोगे? 40। यही मैं आपको समझा रहा था कि एक बारी बस आपने क्या किया? ऑब्जर्वेशन से, है ना बेटा। आप साइंस स्टूडेंट हो, स्पेसिफिकली बायोलॉजी स्टूडेंट हो, बिना ऑब्जर्वेशन के बायोलॉजी अगर आप पढ़ने की कोशिश करोगे तो बहुत मुसीबत में फंस जाओगे। तो ऑब्जर्वेशन आपके पास होनी चाहिए। दुनिया की हर चीज़ आप रट नहीं सकते हो। ठीक है, तो आपको ऑब्जर्वेशन और कॉन्सेप्ट ये याद होना चाहिए। उसके बाद थ्योरी कैसे याद हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो हम अब आगे बढ़ रहे हैं। ये वाला चार्ट भी देख लिया एनसीईआरटी का। अब एनसीईआरटी का हम डायग्राम भी देख लेते हैं, क्योंकि एज आई मेंशन्ड अर्लियर कि एनसीईआरटी का एक भी डायग्राम आपको छोड़कर नहीं जाना है। एक एक डायग्राम के बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए एकदम अच्छे से।
तो आप देखो जरा कि आपने एयर का इंस्पिरेशन किया, एक्सपीरेशन किया, इसका मतलब ये मटके जैसा जो स्ट्रक्चर बनाया है ये एल्वियोलाई है, और वही जो मैंने डायग्राम बनाया उसी को बस प्रेजेंट किया हुआ एनसीईआरटी ने कि यहाँ पर 104 mmHg क्या हो गया, यहाँ पे कंसर्ट आपकी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, 40 mmHg क्या हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब एनसीईआरटी ने एक बात बहुत अच्छी करी कि बीच में लंग हार्ट बनाकर दिखा दिया कि आपको ये गलत फहमी ना हो कि यहाँ से ब्लड सीधा निकल के टिश्यूज पे चला जाता है, ये टिश्यू बना दिए, यहाँ से ब्लड सीधा निकल के टिश्यू पे नहीं जाएगा, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास जो ब्लड आया वो डीऑक्सीनेटेड आया थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी टर्म जो हम यूज करते हैं वो होगा लंग्स के लिए यूज। ठीक है, याद रखना है, ये जो टर्म यूज होगा वो किसके लिए यूज होगा, लंग्स के लिए। तो लंग्स के लिए पल्मोनरी टर्म यूज करेंगे। तो पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर आई, तो पूरा डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ब्लू से दिखा रखा है एनसीईआरटी ने, और ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड चली गई एल्वियोलाई में, ऑक्सीजन आ गई इधर, तो ब्लड हो गया ऑक्सीजनेटेड। और जो ब्लड वेसल लेकर आएगी हार्ट से, सॉरी लंग से हार्ट की तरफ, उसको कहेंगे हम वेन, और क्योंकि लंग से ला रही है तो पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर कौन सा ब्लड होता है, पल्मोनरी आर्टरी में होता है बेटा आपका कौन सा ब्लड, दिस इज डीऑक्सीनेटेड ब्लड, -O2 मतलब डीऑक्सीनेटेड। और पल्मोनरी वेन में कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीनेटेड। अगर आप ये यहाँ पे ना भी याद करना चाहो तो आपको पूरी फ्रीडम है, क्योंकि जब हम सर्कुलेशन पढ़ेंगे, ठीक है, हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ पे ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएगी, तो आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, समझ आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये ऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, ये ऑक्सीनेटेड ब्लड जाएगा हार्ट के पास, हार्ट इस ऑक्सीनेटेड ब्लड को कहाँ भेज देगा, सिस्टमिक आर्टरी के थ्रू। सिस्टमिक मतलब जो आर्टरी आपके टिश्यूज तक ब्लड सप्लाई करे उसको कहेंगे सिस्टमिक आर्टरी। ठीक है, सिस्टमिक आर्टरी के थ्रू कहाँ जाएगा ये, जिसमें ऑक्सीनेटेड ब्लड होगा, ऑब्वियसली कहाँ जाएगा, टिश्यू में। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि कंसंट्रेशन क्या होगी, वहाँ से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होंगे, और फिर सिस्टमिक वेन जो निकलेगी वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके निकलेगी, और एट द एंड क्या करेगी, ये वापस से घूम कर आपके एल्वियोलाई को सप्लाई कर देगी ब्लड। ठीक है, और एल्वियोलाई फिर से क्या कर देंगे, उस ब्लड को ऑक्सीनेटेड। तो सेम ही बात बार बार रिपीट होती हुई आपको दिख रही होगी, लेकिन ये इसीलिए बार बार कराई जा रही है कि किसी भी फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछे, आपका 1% भी क्वेश्चन गलत ना हो, आपको सारी बातें एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि एक्चुअल में चल क्या रहा है यहाँ पर। और अभी भी मैं आपको बोल दे रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जर्व करो और अपने नोट्स बनाओ, तो आपको ये रटना नहीं पड़ेगा। अब ये वाला डायग्राम आपको बहुत फैमिलियर लग रहा होगा अगर आपने पिछले लेक्चर्स देख लिए, अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर पहले पिछले लेक्चर्स देखो, उनके नोट्स बनाओ, तब जाके इस टॉपिक पर आना, क्योंकि ये वाला डायग्राम मैं बहुत अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ जितना अच्छे से मैंने वहाँ पे चार्ट बना के एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पर मैं बताता हूँ, ये एल्वियोलाई के लेवल पे बेटा आपका क्या बनाया हुआ है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। क्या दिखाई हुई है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन या बेसमेंट मेम्ब्रेन, क्या बोलते हैं इस मेम्ब्रेन को, बेसमेंट मेम्ब्रेन, याद होगा आपको। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, ये वो मेम्ब्रेन है जिसके थ्रू एल्वियोलाई से निकलकर, जिनके थ्रू, एक मेम्ब्रेन नहीं है बहुत सारी हैं, जिनके थ्रू एल्वियोलाई से निकलकर कहाँ जाता है आपका ऑक्सीजन, ब्लड में, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के कहाँ जाता है, एल्वियोलाई में। तो कितनी लेयर है ये मैं बता देता हूँ। तो एक तो आपको एपिथीलियम की लेयर दिखेगी। एपिथीलियम बेटा एक टाइप का टिश्यू है जो कि बहुत पतला सिंगल लेयर होता है, क्योंकि ये सिंगल लेयर है तो डिफ्यूजन बहुत आसान होती है इस लेयर से। ठीक है, तो एल्वियोलाई की और कौन से एपिथीलियम की लेयर दिखेगी आपको, स्क्वैमस एपिथीलियम। ठीक है, सिंगल लेयर ऑफ स्क्वैमस एपिथीलियम दिखेगी, जिससे ऑक्सीजन निकल के कहाँ जाएगी, आपके एल्वियोलाई से ब्लड में। और आपको दूसरी लेयर जो पास करनी पड़ेगी ऑक्सीजन को, उसका नाम क्या है, आपके एंडोथीलियल। एंडोथीलियल मतलब जो आपकी ब्लड कैपिलरीज की ऊपर वाली मेम्ब्रेन होती है उसको कहते हैं एंडोथीलियल, और इनके बीच में क्या भरा होता है, बेसमेंट सब्सटेंस। ठीक है, तो ये 3 लेयर्स को क्रॉस करके जाना पड़ेगा। अब आपको सोच के ऐसा लग रहा होगा कि ये तीनों लेयर मिलके तो बहुत थिक हो गई, लेकिन नहीं, इनकी थिकनेस आपकी एनसीईआरटी लिखती है, मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको, इनकी थिकनेस वेरी वेरी लेस देन 1 mm होती है। तो बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है ये, बहुत पतले हैं, तो डिफ्यूजन बहुत अच्छे से पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ से जो ब्लड आ रहा होगा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ वो डीऑक्सीनेटेड होगा, और यहाँ से जो जा रहा होगा वो ऑक्सीनेटेड होगा। तो होपफुली ये डायग्राम आपको दोबारा आपको पढ़ने पे रिवाइज हो गया, क्योंकि ये डायग्राम इस टॉपिक में दिया था इसलिए मैंने यहीं पे कवर करा दिया डायग्राम। बहुत ही बढ़िया। अब आपकी एनसीईआरटी बेटा थ्योरी के अंदर एक बात लिखती है जिसको मैंने चार्ट की फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश करी है, कि जो भी गैसेस का यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी में आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, चाहे मैं उस गैस को ऑक्सीजन बोल लूँ या फिर मैं बोलूँ कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, इन दोनों ही गैस का एक्सचेंज सिंपल डिफ्यूजन से होता है, और ये सिंपल डिफ्यूजन किन बातों पे डिपेंड करता है, ये लिखती है आपकी एनसीईआरटी, क्वेश्चंस एमसीक्यूज में आता है, याद रखना। ये सिंपल डिफ्यूजन डिपेंड करता है कंसंट्रेशन या फिर प्रेशर ग्रेडियंट।
ठीक है, कि हमेशा गैस का डिफ्यूजन फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर होगा। तो ग्रेडियंट का मतलब क्या हो गया? ग्रेडियंट का मतलब हो गया फ्रॉम हाई टू लो। मेरी बात समझ में आ गई? इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ एल्वियोलाई के लेवल पर, एल्वियोलाई के लेवल पर ऑक्सीजन का ग्रेडियंट कहाँ से कहाँ है? फ्रॉम एल्वियोलाई टू ब्लड है या ब्लड टू एल्वियोलाई है? तो सोचो ऑक्सीजन कहाँ आ रही है? एल्वियोलाई से ब्लड में, तो ऑक्सीजन का हो गया ग्रेडियंट फ्रॉम एल्वियोलाई टू ब्लड। कार्बन डाइऑक्साइड का बताओ, फ्रॉम ब्लड टू एल्वियोलाई। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, अभी रीड भी कराऊंगा क्योंकि एनसीईआरटी ने लिखी है, सीधा कंफ्यूज मत हो जाना। ऑक्सीजन का जो ग्रेडियंट रहेगा, प्रेशर ग्रेडियंट फ्रॉम एल्वियोलाई टू ब्लड रहेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का कहाँ रहेगा? फ्रॉम ब्लड टू एल्वियोलाई रहेगा, तभी तो मूवमेंट हो पा रही है ढंग से। दूसरा, अगर यही मैं पूछूं आपसे कि टिश्यू के लेवल पे बताओ बेटा, ये मैंने ब्लड बनाया, ये ब्लड कैपिलरी बनाई एंड दिस इज टिश्यू, तो टिश्यू के लेवल पे बताओ कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से कहाँ जाती है? फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड। तो बताओ ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रेडियंट कहाँ हो गया? फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड। और ऑक्सीजन का ग्रेडियंट क्या हो गया? फ्रॉम ब्लड टू टिश्यू। दिस इज इंपॉर्टेंट। और कॉन्सेंट्रेशन, ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तभी तो प्रेशर ज़्यादा होगा, दोनों बहुत ही रिलेटेड टर्म्स है। पार्शियल प्रेशर डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन। दूसरा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, कि गैस आपके ब्लड प्लाज्मा में, आपके ब्लड के अंदर कितने अच्छे से क्या है? सॉल्यूबल है, उस बात पे भी डिपेंड करती है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, आपकी आपकी डिफ्यूजन ऑफ गैस। तीसरी बात, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, कि जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है वो कितनी थिक है। जितनी ज़्यादा थिक होगी उतना ज़्यादा मुश्किल होगा डिफ्यूजन होना, जितनी ज़्यादा थिन होगी उतनी आसानी से डिफ्यूजन हो पाएगा। जैसा मैंने आपको बताया था कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है एल्वियोलाई पे, वो लेस देन 1 mm है, तो बहुत पतली है वो, तो उससे डिफ्यूजन होना बहुत आसान होता है। दूसरा, एनसीईआरटी की स्टेटमेंट जो डायरेक्टली एज एन एमसीक्यू पूछी जा सकती हैं, उनको मैंने उठा के क्या बना दिया है बेटा, आपका यहाँ पे पॉइंटर्स बना दिए हैं, तो इन पॉइंट्स को हम रीड कर लेते हैं ताकि कुछ भी ना छूटे। वैसे हम सब समझ चुके हैं, कुछ फैक्ट्स हैं जो कि यहाँ पर और सीखोगे आप। तो देखो, वो कह रहा है द डेटा गिवन इन द टेबल। कौन सा टेबल? वो जो मैंने आपको बताया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कौन से पार्ट में क्या है, कि एटमॉस्फेयर में कितना है, एल्वियोलाई में कितना है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड में कितना है, ऑक्सीनेटेड ब्लड में कितना है, और टिश्यू में कितना है। ठीक है, ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि देयर इज अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है कहां से कहां तक? एल्वियोलाई से ब्लड में। इसका मतलब ऑक्सीजन कहां से कहां जाने की कोशिश करेगी? एल्वियोलाई से निकल के ब्लड में, एंड ब्लड टू टिश्यू। और जब ये ब्लड टिश्यू पे जाएगा तो ऑक्सीजन कहां से कहां जाने की कोशिश करेगी? ब्लड से टिश्यू पे। ठीक है, सिमिलरली देयर इज अ ग्रेडियंट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो, लेकिन ये वाला ग्रेडियंट बिल्कुल ऑपोजिट है ऑक्सीजन के, ये हमने देखा भी, दोनों का ग्रेडियंट ऑपोजिट चलता है। जैसे अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो टिश्यू से ब्लड में आने की कोशिश करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि ऑक्सीजन क्या कर रहा था? ब्लड से टिश्यू में जाने की कोशिश कर रहा था, राइट। और अगर मैं ब्लड और एल्वियोलाई की बात करूं तो ब्लड से निकल के कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाने की कोशिश करेगा? एल्वियोलाई में, जबकि ऑक्सीजन एल्वियोलाई से ब्लड में जा रहा था। तो ये भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आपको दी जा सकती है असर्शन रीजन में, या वो वाले क्वेश्चन आते हैं आपके कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट या इनकरेक्ट, या मल्टीपल स्टेटमेंट देके बोलता है नीचे कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट। उनमें बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, तो ये बन सकता है। ठीक है, बहुत ही आसान बनेगा एग्जामिनर के लिए बनाना, इसलिए यहाँ पे फोकस करूँ। दूसरा, ऑल द फैक्टर्स इन आवर बॉडी, ये भी इंपॉर्टेंट है कि हमारी बॉडी में सारे फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? ठीक है, जैसे कि प्रेशर ग्रेडियंट एक फैक्टर है। दूसरा, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन की बहुत कम होती है थिकनेस, ये एक फैक्टर है। ठीक है, आर फेवरेबल फॉर डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोलाई टू टिश्यू। वो कह रहा है आप जितने भी फैक्टर्स देखोगे हमारी बॉडी में, वो सारे एक ही चीज़ को फेवर करते हैं कि ऑक्सीजन एल्वियोलाई से टिश्यू तक पहुंच जाए और कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से एल्वियोलाई तक पहुंच जाए। इसीलिए आप सर्वाइव भी कर पा रहे हो और आप जिंदा हो बेटा। ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट गैस है क्योंकि हम एरोबिक ऑर्गेनिज्म है, हमारी बॉडी के लगभग सारे सेल के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। ठीक है, ऑलमोस्ट सेल्स के अंदर, और ये एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए हमको ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन रोक दी अगर आपने, मतलब ब्रीदिंग रोकी, तो ऑब्वियसली बात है कि एटीपी नहीं बनेगा, तो ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। उसके बाद और इसके बाद ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दी हुई है, ये बोलती है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा के अंदर, किसके अंदर मेंशन नहीं किया बट यू शुड नो, प्लाज्मा के अंदर कितनी ज़्यादा है? 20 to 25 टाइम्स हायर देन दी ऑक्सीजन। ये फैक्ट है, याद रखना पड़ेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी, घुलने की क्षमता, डिसॉल्व होने की क्षमता ज़्यादा है किसमें? प्लाज्मा में। कितने गुना ज़्यादा है? 20 से 25 गुना ज़्यादा है ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कैन डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस
इन द पार्शियल प्रेशर इज मच हायर एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन। वो क्या बोलना चाह रहा है कि पर यूनिट डिफरेंस कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा नहीं चाहिए आपको, डिफरेंस कम, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कम डिफरेंस भी होगा पार्शियल प्रेशर में तब भी बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो सकती है। मैं क्या बात बोल रहा हूं, ठीक है, हो सकता है आप में से किसी की ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी हो तो उसने ऑब्जर्व किया हो, ठीक है, उनको ये डाउट आया हो। अगर आपको डाउट नहीं आया तो मैं आपको डिस्कस करना चाहूंगा कि एनसीईआरटी छोटी छोटी बातों में कितनी गहरी बातें बोल जाती है, जरा समझो। मेरे को एक बात बताओ बेटा, यहां पर क्या हो रहा है, जब मैं बोल रहा हूं कि एल्वियोलाई से निकल के ऑक्सीजन ब्लड में पहुंचा, तो यहां पे डिफरेंस देखो जरा ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर में। एल्वियोलाई में 104 है, चेक करो, एल्वियोलाई में 104 है, जबकि डीऑक्सीनेटेड ब्लड के अंदर 40 है। यहां पे डिफरेंस देखोगे तो 64 का आ रहा है, ठीक है, 64 mmHg का डिफरेंस है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का अगर आप डिफरेंस देखोगे तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड में 45 है कार्बन डाइऑक्साइड और एल्वियोलाई के अंदर 40 है, यहां पे सिर्फ 5 का है। वहां 64 का डिफरेंस ऑक्सीजन के लिए और 5 का डिफरेंस कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, इतनी नाइंसाफी क्यों है? तो उसी को जस्टिफाई कर रही है एनसीईआरटी कि भाई आप ये 5 और 64 के डिफरेंस को मत देखो, ये 5 mmHg के डिफरेंस में भी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत तेजी से डिफ्यूज होती है। उसका रीजन क्या दिया? उसका रीजन दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी 20 से 25 गुना ज्यादा है, और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिफ्यूजन को क्या करती है? इफेक्ट करती है, जो कि मैंने इस चार्ट में आपको एक्सप्लेन किया। होपफुली आप ये स्टोरी कंक्लूड कर रहे हो बेटा। पढ़ना और समझना दो अलग अलग चीजें हैं, एकदम ध्यान से समझो। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिफ्यूजन को इंपैक्ट करती है। कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी 20 से 25 गुना है किसके? ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में, इसलिए सिर्फ 5 mmHg के डिफरेंस पे भी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट हो सकती है, बहुत ज़्यादा डिफ्यूज हो सकती है, आई एम सॉरी, ठीक है। और ये जो डिफ्यूजन वाली जो लाइन है ये आपकी एनसीईआरटी से उठाई है, बिल्कुल एज इट इज कॉपी पेस्ट, और इस पे क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, आपको याद रखना, अभी सॉल्व भी करके दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इस टॉपिक के लिए मैंने आपके लिए कुछ एमसीक्यूज रखे हैं जो फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप चाहो तो खुद से भी डिस्कस खुद से पॉज करके वीडियो एक बार ही सॉल्व करने की कोशिश करना और आंसर टेली करना कि आपका आंसर मुझसे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हो सकता है मैं कोई गलत आंसर बता दूं तो मुझे करेक्ट करना कि सर आपने गलत बताया, मेरे को ये लग रहा है। तो सोचो जरा इस बात को। वो कह रहा है व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेरिक एयर। तो एटमॉस्फेरिक एयर में पहले ऑक्सीजन बताना है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बताना है, ठीक है, एज कंपेयर टू द एल्वियोलाई, ठीक है। एल्वियोलाई के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ठीक है, एल्वियोलाई के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। तो पहले तो ये बताओ, एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर ऑक्सीजन क्या रहेगी बेटा? ज़्यादा रहेगी, ठीक है। ऑक्सीजन क्या रहेगी? हाई। तो आप चेक करोगे हाई O2 सिर्फ एक ही ऑप्शन का आंसर है, तो ये हो गया, ठीक है। कैसे पता चला मेरे को ज़्यादा रहेगी? तो मुझे ऐसे पता चला, वापस आ जाओ जरा इस चार्ट पे, तो आपको ये पता चल जाएगा। चेक करो, यहाँ पे एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर कितना? 104, यहाँ पे कितना? 159। तो आपसे कॉन्सेंट्रेशन पूछी, लेकिन यहाँ एनसीईआरटी में जो डेटा दिया है वो किस चीज़ का दिया हुआ है? पार्शियल प्रेशर का। तो बेसिकली वही कॉन्सेप्ट भी चेक कर रहा है कि क्या आपको पता है कि नहीं पता कि पार्शियल प्रेशर ज़्यादा तो कॉन्सेंट्रेशन भी ज़्यादा। तो बताओ कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन की कहाँ ज़्यादा है? ऑब्वियसली एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर। और कार्बन डाइऑक्साइड की कहाँ ज़्यादा है? एल्वियोलाई में। चेक करो कितना डिफरेंस है, ठीक है। तो अब आपको आंसर मिल जाएगा, मिल गया क्लियर कट आंसर, सोचो, ठीक है। ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेरिक एयर में हाई है एल्वियोलाई की कंपैरिजन में, जबकि CO2 की क्या है? कम है, ठीक है, पार्शियल प्रेशर वाला। समझ में आ गई मेरी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वियोलाई ऑफ द लंग इज, ठीक है, एल्वियोलाई ऑफ द लंग, ठीक है, एल्वियोलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर इक्वल टू दैट ऑफ ब्लड। अरे इक्वल कैसे हो सकता है, ठीक है, लंग एल्वियोलाई और ब्लड की बात कर रहा है। तो पहले तो यहाँ से सोचो कि ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ जाती है? एल्वियोलाई से लंग में, ब्लड में आती है। तो ऑब्वियसली एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का क्या होना चाहिए? मोर देन दैट ऑफ ब्लड। तो यहाँ पे तो देखो आपसे वैल्यू भी नहीं पूछी, अगर वैल्यू पूछता तो हम बता देते वैसे, ठीक है। अगर नहीं याद हुआ है तो होपफुली आप जब प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको याद हो जाएगा कि एल्वियोलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है 104 mmHg, राइट। और जो ब्लड आता है उसके अंदर होता है बेटा 40 mmHg। तो ऑब्वियसली बात है, वैसे मैंने आपको न्यूमेरिकल वैल्यू से भी बता दिया, बट यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू तब तक ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है जब तक आपसे आपका कॉन्सेप्ट पे सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है और, ठीक है। बाकी ऑप्शन भी ऑब्वियसली बाकी ऑप्शन गलत होंगे, लेस देन दैट इन ब्लड, लेस देन दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड
पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेरिक एयर, एल्वियोलाई एंड टिश्यू। तो एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर तो 0.3 के आसपास थी, तो या तो मेरा ऑप्शन नंबर 1 हो सकता है या फिर ऑप्शन नंबर 4। मैंने 2 एलिमिनेट कर दिए, मैं इनकी तरफ झांकूंगा भी नहीं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन 40-40 ऑलरेडी करेक्ट है कि मैं चेक करूंगा भी नहीं। तीसरा मुझे सिर्फ फोकस करना है टिश्यू के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है। तो मैंने बताया था टिश्यू के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा ज़्यादा होगा मतलब 40 या 45 में से कोई एक। तो यहाँ तो 95 दे दिया, 95 तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन था, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो देखो ये क्वेश्चन एलिमिनेशन से ही सॉल्व हो जाता है वैसे तो, बट 3-4 तरीके हैं। ठीक है, 3-4 तरीके सॉल्व करने के, किसी भी तरीके से पहुंचोगे तो फोर्थ आंसर आ जाएगा। वो आपके ऊपर है कि आप कौन सा तरीका अपनाते हो। अगर आपने कोई भी तरीका नहीं अपनाया तो आप मेरे को कुछ एमसीक्यू सॉल्व करते हुए और देखना। इस चैप्टर के एंड में भी एमसीक्यू हम सॉल्व करेंगे, तो यू विल बी एबल टू सॉल्व द एमसीक्यूज वेरी इजीली, क्योंकि हमारे पास 3-4 स्ट्रैटेजीज रहती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद बेटा हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन डिजॉल्व फॉर्म एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। वो कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होती है ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में। अभी बताइए, अभी वो बात डिस्कस करी मैंने आपसे, अब आपको पता चल गया होगा। सोचो क्या आंसर होगा। ठीक है, क्या इसका आंसर सॉल्युबिलिटी से लेना देना है आंसर का? बिल्कुल। सॉल्युबिलिटी लो है कार्बन डाइऑक्साइड की? गलत। क्या सॉल्युबिलिटी हाई है? यस, दिस इज इंपॉर्टेंट कि सॉल्युबिलिटी हाई है प्लाज्मा के अंदर, इसलिए ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया सेकेंड। अब असर्शन रीजन है बेटा, असर्शन रीजन चेक कर लेते हैं। डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 20 टाइम्स फास्टर देन ऑक्सीजन। ये बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, 20 to 25 टाइम्स क्या है, सॉल्युबिलिटी है, तो डिफ्यूजन भी इतनी हाई होगी। तो ये ठीक स्टेटमेंट लिखी है, दिस इज ट्रू। दूसरी स्टेटमेंट कह रहा है इट इज ड्यू टू द डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर एज वेल एज सॉल्युबिलिटी। बिल्कुल सही है, पार्शियल प्रेशर डिफरेंस और सॉल्युबिलिटी की वजह से क्या हुआ है, सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफ्यूजिंग गैस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हुआ है, ये भी ट्रू है। तो इसका मतलब असर्शन भी ट्रू, रीजन भी ट्रू, और जनरली ये ऑप्शन रहता है कि असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और ये एक्सप्लेन भी कर रहा है रीजन असर्शन को। ठीक है, तो ये हमने कुछ एमसीक्यू भी करे, और भी एमसीक्यू करेंगे जब हम चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो बहुत सारे एमसीक्यूज करने वाले हैं इस टॉपिक के, प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक हो चुका है खत्म। इस टॉपिक के नोट बना लेना, पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको जाके देखो, उनके नोट्स बनाओ। ठीक है, और इस चैप्टर के नोट्स एकदम साथ साथ बनाते रहो बेटा। नोट्स बनाओगे तो बाकियों से आप पक्का आगे रहोगे। अच्छे से नोट्स बनाना, पूरे वीडियो लेक्चर देखो ढंग से, और जो जो मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ बस उसको करते जाओ। ठीक है, तो अब हम मिल रहे हैं अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास तक पढ़ते रहो। ओके बाय।